अंदाज पुराना है, विवाद नया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नहीं लगाऊंगा भारत माता की जय के नारे। इससे पहले यह भी कहा कि मोहन भागवत देश में कहते फिर रहे हैं कि भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। उसी को चुनौती देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। आइए पहले आपको सुना देते हैं इस नए विवाद के पीछे की सोच, मंशा, मकसद क्या समझ में आता है। लेकिन उससे पहले कौन से हैं वो 5 सवाल जिन पर आज हम करेंगे हल्ला बोल में चर्चा। सबसे पहले उनका रुख करते हैं। सवाल नंबर 1, नारे से इनकार करके क्या ओवैसी ने एक विवाद खड़ा करने की सिर्फ कोशिश की है। सवाल नंबर 2, संघ पर हमला के लिए देश के नाम पर क्या भड़काऊ सियासत कर रहे हैं। संघ पर हमला, लेकिन भारत माता का जिक्र और उसकी जय के नारे नहीं लगाने का ये पूरा खेल। ओवैसी के बयान से देशद्रोह बनाम देशभक्ति का विवाद क्या नए सिरे से सामने आएगा, क्योंकि इससे पहले जेएनयू अगर आपको याद हो तो उसके बाद ऐसी ही एक बहस देश में छिड़ी थी। संघ के विरोध के लिए संविधान की आड़ को ले रहे हैं क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि वो संविधान की आड़ और ये कहते हैं कि संविधान मुझे ये आजादी देता है। विवादित बयान पर ओवैसी को माफी मांगनी चाहिए। ये वो अंतिम सवाल जिस पर आज हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए सबसे पहले आपको सुना देते हैं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है। तो हम पूछना चाहते हैं आरएसएस के मोहन भागवत साहब से, जिन्होंने नागपुर में कहा कि मुल्क में ऐसे लोग हैं जो नारा नहीं लगाते भारत माता की जय का, उनको सिखाना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? नहीं बोलता मैं, मेरे गले पे छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लगा के सुनते, आप सुनो, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, किस तरह की तालियां वहां पर बज रही थी, ये सब हमने आपको सुना दिया है। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संघ विचारक राकेश सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम हमारे साथ जुड़ेंगे और पवन वर्मा जी, राज्यसभा सांसद जेडीयू से, वारिस पठान एआईएमआईएम की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले इस पर आपके साथ पास आना चाहती हूँ। राकेश सिन्हा जी सीधे सीधे कह रहे हैं, मोहन भागवत जी आजकल देश में बताते हैं कि भारत माता की जय बोलो, मैं नहीं लगाऊंगा नारा, क्या कहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के हैं जिनका संघ से अच्छा रिश्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से तो निश्चित रूप से अच्छा रिश्ता नहीं है, लेकिन हर सभा में भारत माता की जय होती है। नीतीश कुमार जी की सभा में भारत माता की जय में कोई आपत्ति नहीं है। सर सैयद अहमद खां भी एक समय भारत माता की जय कहते थे। ओवैसी साहब को आपत्ति है। देखिए, इसके पीछे मूल बात क्या है। ओवैसी साहब द्वि राष्ट्रवाद का जो अवशेष बचा है, जिसको कहते हैं रेसिडुअल, वह अवशेष भारत में बचा रह गया है और उसके वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और जैसे जैसे राष्ट्रवाद पर बहस आगे बढ़ रही है, वैसे ऐसे लोगों का चेहरा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अनमास्क होना, चेहरा दिखाई पड़ने लगा। राकेश जी, 2 उदाहरण में अगर आप इजाजत दें, अरे सर, अगर आप इजाजत दें तो एक सवाल हम भी पूछ लें। ये ठीक है कि आपने सबको देशभक्त बना दिया, आज आपने केजरीवाल जी को भी सर्टिफिकेट दे दिया, नीतीश कुमार को भी केजरीवाल सर्टिफिकेट दे दिया देशभक्ति का। मेरा सवाल जरा समझिए, जब वो ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि देशभक्ति के नाम पर अगर दबंगई से जबरन कुछ बुलवाया जाएगा तो मैं नहीं बोलूंगा, इसका अर्थ समझते हैं? अरे देखिए, भारत माता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एकाधिकार नहीं है। भारत माता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आइडियोलॉजी नहीं है। भारत माता तो सबकी है। आरएसएस रहे या ना रहे, भारत माता को रहना है। आरएसएस तो 1925 से बना। भारत माता की जय क्या 1925 से शुरू हुई? 1857 की लड़ाई में यदि भारत माता की जय नहीं होती, 1857 में कौन नेतृत्व कर रहा था? क्या मुस्लिम तबका नहीं था नेतृत्व करने के लिए? क्या मुस्लिम समाज के लोग आगे नहीं आए थे भारत माता की जय कहने के लिए? ओवैसी साहब वास्तव में उस संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसका मैंने एक उदाहरण पहले आपके चैनल में कहा था। अंजना जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 17 सितंबर को हैदराबाद का इंटीग्रेशन हुआ था। ओवैसी साहब की पार्टी उस दिन काला झंडा फहराती है, उस इंटीग्रेशन को नहीं मानती। आज कह दें कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन भारत में जो विलय हुआ था, सरदार पटेल ने किया था, उचित विलय था, उसको हम स्वीकार करते हैं। आज ये ऑफिशियली आज तक के चैनल पर कहकर इस विवाद को समाप्त कर दे, उसके प्रति नहीं कहेंगे।
चलिए, ये ठीक है। ओवैसी साहब ये मोहन भागवत जी की आलोचना करते हैं। मोहन भागवत जी ने तो सिर्फ इतना कहा कि बच्चों को सिखाना पड़ेगा, उनको नई कंज्यूमरिज्म के एज में कभी कभी हम अपनी विरासत से कट जाते हैं, हम अपनी सभ्यता संस्कृति से कट जाते हैं, जैसे माँ बाप सिखाते हैं। एज ए स्टेट्समैन उन्होंने कहा सिखाने का मतलब गले पे सुधांशु छुरी जी। रखना नहीं, गले पे बंदूक रखना नहीं। ओवैसी साहब पाकिस्तानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जो कहता है भारत माता की जय हम नहीं कहेंगे, जो ये दावे के साथ कहता है कि हमें कुछ भी कर लो भारत माता की जय नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? 47 के पहले जो मुस्लिम लीग कह रही थी वही बात ओवैसी कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि वो पुरानी मुस्लिम लीग के नए संस्करण हैं और ऐसे ताकतों को सभी को मिलकर विचारधारा से ऊपर उठकर, चाहे नीतीश की पार्टी हो कि आरजेडी हो या सीपीएम हो, सीपीआई हो, सबको मिलकर ऐसे ताकतों से लड़ना पड़ेगा। नहीं तो मैं कह दे रहा हूं, जैसे 1945 तक लोग कहते थे कि भारत का विभाजन नहीं होगा और 47 आते आते सबको लगा विभाजन के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है, ऐसे लोग छोटे नहीं हैं। आप देखें कैसे तालियां बजवा रहे हैं। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। एक सेकंड मैं आ रही हूं आपके पास। अब देशद्रोही कहेंगे आपके पार्टी के नेता ओवैसी को? देखिए अंजना जी, जो इस ढंग के तर्क दिए जाते हैं कि जोर जबरदस्ती से कहेगा तो हम नहीं कहेंगे, इसका मतलब क्या है? हाँ। जोर जबरदस्ती की व्याख्या क्या है, मैं समझना चाहता हूं। एक व्यवस्था होती है। कल के दिन आप संसद सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और जब आपको सदस्यता शपथ दिलवाई जाती है तो आप कहेंगे नहीं मुझसे कहा जाएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। ऐसा नहीं है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। उसी प्रकार से एक राष्ट्रीय व्यवस्था होती है, एक सामाजिक व्यवस्था होती है, जिसके तहत आपको अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करनी पड़ती है। समस्या यह है कि आपका मूल भाव कुछ और है और आपको रह कर इधर उधर का कोई मुद्दा निकालकर बात कर दी। जैसे अभी राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह समस्या तुष्टीकरण की उस राजनीति से शुरू होती है जो अलगाववाद के बीज बोती है। याद करिए, यही लोग कहते थे कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, पर मैं याद दिलाना चाहता हूं 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, पश्चिम और पूर्व बंगाल हिंदू और मुस्लिम के नाम पे, मगर हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम गाते हुए गंगा नदी के तट के ऊपर कार्यक्रम किया था और आखिर में 1911 में अंग्रेज सरकार को वापस लेना पड़ा। पर समस्या तब हुई जब कांग्रेस कुछ अलगाववादी तत्वों के आधार पर झुक गई वंदे मातरम के मुद्दे पे, और वही जो राकेश सिन्हा जी ने बोला 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव पारित हुआ और आगे जाकर देश का विभाजन हुआ। तो इन तत्वों को, जिसे कहते हैं ना मुंह में खून लगना, एक मुहावरे के तौर पर, उनको लग गया है कि अगर हम इस ढंग की तीखी बात करेंगे तो इस देश की राजनीति का सरोकार पिछले 70, 80, 90 साल से ऐसे तत्वों को पोषण देने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा कार्य कांग्रेस ने किया है। तो उन्हें लगता है कि शायद अभी भी कर हम कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहेंगे। और एमआईएम तो कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी रह चुकी है। याद करिए जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो भयानक भाषण दिया था, तब उस समय वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार में शामिल थे। वारिस पठान जी जवाब दीजिए। शिवसेना कह रही है भारत छोड़कर जाएं, राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि आप मुस्लिम लीग के नए चेहरे हैं, और सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आप लोगों को लगता है कांग्रेस से जो बचा खुचा मुस्लिम वोट है आपके हाथ में आएगा, तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, ये तो सब इनके बौखलाहट के अंदर की जुबानें हैं। ये बौखला गए हैं कि एमआईएम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर 2 सीट आ गई असेंबली में, आज हैदराबाद में हमने कांग्रेस का सफाया कर दिया। तो इस तरह की बेबुनियाद बातों को मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूं। तकलीफ क्या है सर? अब रहा सवाल कि हम लोग, पठान साहब, भारत माता की जय बोलने में तकलीफ क्या है? हम लोग संविधान को मानते हैं। हाँ। हम संविधान को मानते हैं, हम कायदे को मानते हैं, कानून को मानते हैं। हाँ। संविधान जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा हुआ था, आप मुझे बताइए क्या संविधान ये कहता है मुझे कहने के लिए भारत माता की जय? और मुझे इनसे पेट्रियोटिज्म, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये पेट्रियोटिज्म मेरे अंदर है और कोई जबरन हमको बुलाएगा। डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है मुझे पता है। तो जबरन अगर कोई हमको कहेगा कि आप भारत माता की जय करिए, हाँ, तो ही आप पेट्रियोटिक हो गए, तो मैं कहूंगा कि सरासर गलत है। हम इस तरह की बातों में दबने वाले नहीं है और हम नहीं कहेंगे। पठान साहब, मेरे 2 सवालों का जवाब दीजिए। केस कर सकते हो? कोई कायदा ऐसा है, कोई कानून है जो उस पर केस कर सकता है? नहीं कर सकता। जवाब दीजिए। में अरे आप संविधान को मानिए। भारत सिर्फ भोग विलास की वस्तु नहीं है। मानते क्यों नहीं? भारत भोग विलास की वस्तु नहीं है। भारत में रहेंगे तो जयकार किसका? पाकिस्तान का करेंगे। यदि भारत माता की जय नहीं तो किस माता की जय आप करेंगे? किस पिता की जय करेंगे? सुनिए, भारत एक आइडिया है। देश के विरुद्ध नारे लगाता है। अरे आपने सवाल किया है तो जवाब तो सुनिए। जो देश के विरुद्ध नारे लगाता है, हम उसकी पूरी तरह से अगेंस्ट में है। अब हमने कभी उसका समर्थन किया? नहीं किया। अरे ये देश पर जितना, अरे देश के पक्ष में तो नारे लगा दीजिए। भारत माता में तकलीफ क्या है? वारिस पठान साहब, भारत माता की जय कहने में तकलीफ क्या है? मेरे मुंह में तकलीफ क्या है? नारे लगाऊंगा।
अरे बोलना भारत में रहना है तो वंदे मातरम भारत माता की जय कहना होगा। नहीं बोलता, बिना कहे भारत में रहने का मतलब क्या है? हमारे कि भारत की जमीन, भारत की भौतिक संपदाओं का उपयोग करने के लिए है। बिल्कुल। कौन सा हैदराबाद में आप रजाकारों के साथ थे? हैदराबाद में जिन रजाकारों ने हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया, हिंदू संपत्ति को लूटा, हिंदुओं का धन परिवर्तन किया, उसके साथ आप रहे हैं। तो यही सोचो, आप हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन को नहीं मानते हैं। ये आपको किसने बता दिया? 17 सितंबर को आप काला दिवस मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? ये कोई चीज का बस आप कहिए कि हैदराबाद, आप कहिए कि हैदराबाद का इंटीग्रेशन सही है। आप बताइए आज तक पर हैदराबाद के इंटीग्रेशन को उचित मानते हैं? आपको गलत फहमी है। अच्छा आप बता दीजिए ना। आपके पास कोई बात ही नहीं होती है, आप हर चैनल पे एक ही बात दोहराते हो, जबकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। इसलिए आप लोग जो हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी थोपना चाहते हो लोगों पर, हमको उसके अगेंस्ट में है। हम उसके अगेंस्ट में। आप कहते हो अगर योगा नहीं किया तो अलग बात है। योगा करो तो पेट्रियोटिक, योगा नहीं करो तो एंटी नेशनल। संविधान के दायरे में मत लाइए। भारत माता की जय नहीं बोलो तो देशद्रोही। अरे कहाँ से कायदा लाया आपने? घर में बैठ के बनाया आपने? क्यों नहीं? कानून संविधान। वंदे हम आपकी मातरम, बातों आप में तो नहीं वंदे आते, हम मातरम नहीं संविधान बोलते का पालन करते हैं और जोर जबरन से संविधान में अंजना जी से पूछे, संविधान मुझे अंजना जी संविधान में आप जोर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है, ये मान तो लें। एक सेकंड संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, नहीं मानेंगे। वापस बहस को आगे लिए चलते हैं। एक सेकंड इस पर सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानना चाहूंगी। संजय जी एक सेकंड सर, आ रही हूं मैं आपके पास, और उसके बाद सुधांशु जी आपके पास आऊंगी एक सवाल लेके। संजय निरुपम जी, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मोहन भागवत कह रहे हैं सबको कि भारत माता की जय बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, छुरी लगा दो मेरी गर्दन पे, मैं नहीं बोलूंगा। सही है? नहीं, भारत हमारा देश है और भारत भूमि हमारी माँ है और हम सब अपनी माँ को प्रणाम करते हैं, माँ की जय जयकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए उनका धर्म महत्वपूर्ण होगा और अपने धर्म के नाम पर अगर नहीं देते हैं तो ये विवाद तो खड़ा करेगा। ऐसे में जो देशभक्ति का तकाजा है वो ये है कि अपने देश को सर्वोपरि रखा जाए और उसके बाद कोई और बात की जाए, इतना मुझे कहना है। लेकिन इस विवाद को उधर से ओवैसी साहब भी बढ़ाएंगे, इधर से संघ वाले बीजेपी वाले भी बढ़ाएंगे, ताकि वो भी चाहते हैं पोलराइजेशन हो, ये भी चाहते हैं पोलराइजेशन हो। इस पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स से भारत को निजात दिलाइए, इन दोनों से मेरी गुजारिश ये होगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। लेकिन सुधांशु जी ब्रेक पर जाने से पहले एक सेकंड में आ रही हूं पठान साहब, एक सेकंड। सुधांशु जी एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा जवाब उसका दीजिएगा, ब्रेक पर जाना है। कह रहे हैं वारिस पठान की संविधान के तहत आप किसी कानून के तहत मुझे गलत नहीं ठहरा सकते, बात एक ये। दूसरी बात, भारत मां है, उसको बेटे चाहिए अपनी रक्षा के लिए, तो मैं भारत माता की जय बोलकर तलवार निकालूं, क्या ये एक थ्योरी नहीं है? एक थ्योरी है, और अगर कोई देश में इसके खिलाफ खड़ा होना चाहता है, कहता है मैं इस थ्योरी को नहीं मानता हूं लेकिन मैं देशभक्त हूं, तो आप लोग वाकई छुरी रखेंगे उसकी गर्दन पर? अंजना जी, मैंने ऐतिहासिक उदाहरण दे के बताया, यही छलावा है जो पढ़ाया जाता है। जब कुछ कट्टरपंथी अलगाववादियों ने आजादी से पहले वंदे मातरम बोलने से मना किया, कानूनन कुछ हो सकता है ओवैसी के खिलाफ। लीजिए सर, कानूनन कुछ हो सकता है। जब कहा था कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वही बात आगे बढ़ते बढ़ते 20-30 साल के बाद विभाजन तक पहुंची थी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये अभी संजय निरुपम जी ने कहा ना कि भाई कुछ बात तीखी ये बोलेंगे, कुछ वो बोलेंगे, इन कट्टरपंथी सारी ताकतों को बढ़ावा किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी ने दिया है। वरना याद करिए, भारत के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसमें वंदे मातरम गाया गया, उसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। उन्हें प्रॉब्लम नहीं थी। पहले शिक्षा मंत्री के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जब शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन लिया तो वंदे मातरम ही नहीं गाया गया, उसमें सरस्वती वंदना भी हुई, उसमें समस्या नहीं थी। समस्या सब 60, 70, 80 के दशक में आई और ऐसी शक्तियों को पोषित कर करके खड़ा किया, तो आज ये हालात हो गए। और अब डिबेट इस पे होती है कि नहीं साहब देशभक्ति की बात भी कहनी है, तो किसी ने कह दिया इसलिए मैं नहीं कहूंगा, मुझे कहना होगा तो मैं कहूंगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं भारत माता की जय के नारे नहीं लगाऊंगा। मोहन भागवत संघ प्रमुख ये सिखा रहे हैं आजकल देश में, कोई छुरी भी रख दे मेरी गर्दन पे तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। आइए आपको दिखाते हैं ये सवाल। हमने आपसे पूछा था कि क्या सिर्फ एक नया विवाद खड़ा करने के लिए ऐसा कर रहे हैं वो? 75% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक कहते हैं हाँ।
हैदराबाद की एक अदालत ने विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। बैंकों के 9,000 करोड़ डकारने के आरोपी विजय माल्या की मुश्किल बढ़ गई है और पुलिस। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो। पैसे वाले मेरा बजट तू बना दे, थोड़ी सी